Hello dear all, we are studying class 8 science. Today we will discuss about chapter 3 synthetic fibers and plastics. We have studied a lot about fibers in class 6 and class 7. So now we will study about plastics and synthetic fibers. Look here, synthetic fibers and plastics like natural fibers are made up of very large unit called polymers. देखिए, जो भी सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है कि जो हमें आपका नेचुरल फाइबर नहीं होगा। नेचुरल फाइबर किसको बोलते थे कि जो फाइबर हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते थे। लेकिन जो फाइबर्स हमें केमिकल कंपोजिशन से मिलता है, केमिकल से मिलता है, और उस केमिकल को हम लोग रिप्रोड्यूस करके जब फाइबर्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है ना, और वो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का जो बड़ा यूनिट होता है, लार्ज यूनिट होता है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर है जो दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली और मर्स। यहाँ पर देखिए, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल्स, है ना, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। आपका पॉलीगॉन पढ़ा होगा, है ना, कि जिसका कोई भी ऐसा हमारे पास एरिया है जिसका मल्टीपल साइड्स है ना, क्लोज एरिया जिसका मल्टीपल साइड है, उसको पॉलीगॉन बोल रहे थे ना। देखिए यहाँ पर पॉलीमर है जो मल्टीपल्स यूनिट से मिलकर बनता है, उसको पॉलीमर्स बोलते हैं ना। और जो छोटा छोटा जो यूनिट्स होता है, जो यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट बनता है, उसे आगे क्लास में आप जाकर पढ़िएगा, है ना, 11th और 12th में पढ़िएगा, 12th की केमिस्ट्री में, है ना, कि उसको मोनोमर बोलते हैं, है ना। तो मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कंबाइन टुगेदर्स टू फॉर्म पॉलीमर। क्या होता है कि मोनोमर जब साथ में आता है तो एक बड़ा लार्ज यूनिट बनाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, दैट स्मॉलर यूनिट इज नोन एज मोनोमर। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड, पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, है ना, सेम बात है। देखिए, वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको बताए थे नेचुरल फाइबर्स जो होता है वो प्लांट और एनिमल से मिलकर मिलता है। प्लांट से हमें जैसे क्या मिलता है, प्लांट से जो फाइबर्स मिलता है, जैसे कॉटन प्लांट आप देखें, है ना, कॉटन प्लांट से हमें फाइबर्स मिलता है। एनिमल से जैसे वूल मिलता है हमें बहुत सारे एनिमल से, है ना, आपका बहुत सारा जो आपका हमारे पास एंगोरा गॉट होता है उससे मिलता है, शिप से मिलता है, हमारे नेचुरल फाइबर्स मिलता है ना। देखिए, फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लाइक नेचुरल फाइबर्स। दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो वोवन इनटू फैब्रिक। तो देखिए क्या बोल दिया, नेचुरल फाइबर्स के बारे में क्या बोल रहे थे, जो पेट्रोकेमिकल को प्रोसेस करके केमिकल प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल को हम लोग रिप्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, और उस फाइबर से क्या बनाते हैं हम लोग, फैब्रिक्स बनाते हैं ना। फैब्रिक किसको बोलते थे, जैसे हमारे पास कोई आपका फिलामेंट, फैब्रिक मतलब फिलामेंट समझिए, धागा समझिए, है ना, धागा जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, जो थ्रेड है हमारे पास, कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड का ज़रूरत होता है ना, और थ्रेड जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका फाइबर्स बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइंड यूजेज रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर्स etc. टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूजेज इन एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो आपको बता दिए, लेकिन बोलता है व्हाट इज़ द यूज एरिया ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हम लोग सिंथेटिक फाइबर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जितना भी धरती पर इंसान है, शायद कोई भी इंसान जो खास करके जंगल में नहीं रहता है, मेरा कहने का मतलब है जो टाउन में रहता है ना, तो जो टाउन में रहने वाला इंसान है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पूरे दिन में एक बार भी बिना सिंथेटिक फाइबर के यूज किए हुए अपना लाइफ को चला रहा होगा, है ना। मुझे तो नहीं लगता है ना। देखिए क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर आज हर चीज़ हर जगह पे यूज हो रहा है। हमारा पेन से लेकर देखिए यहाँ पे रूप्स तक, है ना, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर, एयरक्राफ्ट में भी होता है, शिप में भी होता है, स्पेस
क्राफ्ट, हेल्थ केयर, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं रह गया है जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं होता है ना। मतलब हर जगह पे इसका यूज हो रहा है। आप देखिए प्लास्टिक का आपके आसपास जितने भी है, हम लोग पानी पीने के लिए स्कूल ले जाते हैं, बॉटल प्लास्टिक का होता है ना। हम लोग क्या बोलता है, कलम से ज़्यादातर पेन हम लोग होता है जो प्लास्टिक का ही बना होता है ना। हम लोग का देखिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स दे आर नेम्ड एज रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया कि जिस केमिकल को यूज करके जो हम लोग यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो वो भी सिंथेटिक फाइबर का कुछ नाम दिया गया है अलग अलग, है ना। वो किसके बेसिस पे, जिस केमिकल का यूज करके जो हम फाइबर्स बनाते हैं, जो वो फाइबर्स को नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिफरेंस, है ना। अलग केमिकल से जो बना हुआ है उसको अलग नाम दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है ना। तो एक्राइलिक के क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे मोनोमर है। एक्राइलिक जब बहुत सारा एक्राइलिक यूनिट आपस में मिलता है तो पॉली एक्राइलिक बनाता है ना। आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी etc। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में 5 उंगली है, क्या 5 उंगली का यूज एक ही जैसा है क्या? नहीं ना, अलग अलग है। ठीक वैसे ही जितने भी आप यहाँ पर पॉलीमर देखें या फिर आप सिंथेटिक फाइबर देखें, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, सब एक दूसरे से अलग अलग है। किसी का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छा है ना, तो किसी का बहुत ही कम है। किसी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो किसी का नेचर ऑफ बर्निंग अच्छा है ना, तो किसी का दाम ये कॉस्ट है जो सस्ता है, किसी का ड्यूरेबिलिटी है। अब देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। जैसे हम लोग 2 अलग अलग पॉलीमर लेते हैं, दोनों के खींच कर देखेंगे तो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा और एक आसानी से नहीं टूटेगा। जो नहीं टूटेगा इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दूसरा, एक पॉलीमर है जो आपका एक में सिंथेटिक फाइबर है, जो आपका क्या होगा, पॉलीमर जब बोलेंगे तो आप समझिएगा सिंथेटिक फाइबर ही है ना। तो यहाँ पर एक सिंथेटिक फाइबर है जो क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। तो वो देखिए, अगर स्पोर्ट्स क्लॉथ बनाया जाएगा, खिलाड़ी के लिए बनाया जाएगा, तो उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बॉडी से उनका निकल जाएगा, तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए नेचर ऑफ बर्निंग, अगर कुछ पॉलीमर्स होता है वो बहुत ही तेज़ी से जलता है ना, तो उसके ऊपर पे हम लोग डिपेंड करते हैं। देखिए साथ ही साथ अगर हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है वो सस्ता होगा तो हर आदमी यूज कर पाएगा। आज देखिए प्लास्टिक का बोतल दुनिया में लोग इतना यूज क्यों कर पा रहे हैं। देखिए प्लास्टिक का बोतल 1 लीटर पानी भर कर देता है तो हमें 20 रुपये में मिल जाता है। और अगर हम लोग स्टील का लेंगे, कॉपर का बोतल लेंगे या फिर एल्यूमिनियम का लेंगे या फिर आयरन का बोतल लेंगे, तो वो क्या 20 रुपये में हमें 1 लीटर पानी लेने वाला बोतल आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है। तो यही कारण है कि आज पॉलीमर का या सिंथेटिक फाइबर का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ, है ना, कि कोई चीज़ कितना टिकाऊ हो सके। हम लोग दुकान से चप्पल खरीदते हैं तो ब्रांड तो देखते ही हैं, साथ ये भी देखते हैं जल्दी तो नहीं टूट जाएगा, है ना, मतलब टिकाऊ तो होगा, है ना। तो ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर भी हमारा क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स कैन नॉट बी इमेजिन, बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। देखिए यही आपको बताएं कि शायद शहर में रहने वाले लोग खास करके, शायद ही ऐसा कोई भी शहर में रहने वाला लोग होगा पूरे अर्थ पे जो प्लास्टिक के बिना एक दिन भी अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। आप खुद सोचिए अपने आप में, क्या आपका कोई भी ऐसा दिन गुजरता है जब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे कभी ना कभी प्लास्टिक को बिना टच किए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं? नहीं ना। यहाँ तक कि आपका सबसे जो पेन है ना, हमारे हम मोबाइल, जिस मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं उसका भी देखिए बैक कवर जो है उसमें भी सिंथेटिक फाइबर का यूज हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यही कारण है
कि देखिए प्लास्टिक जो है आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पर देखिए प्लास्टिक जो है ना पूरे वर्ल्ड में समस्या बनता जा रहा है। प्लास्टिक क्यों समस्या बनता जा रहा है? क्योंकि प्लास्टिक ना ही सड़ता है ना ही गलता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजर, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिकम्पोजर का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अलगी हो गया, है ना, ये सारा चीज़ क्या काम करता है आपका डिकम्पोजर का काम करता है। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट का चाहे एनिमल का, उसको क्या करता है, सड़ाने का काम करता है और फिर उसे अर्थ में मिक्स कर देता है। लेकिन जो चीज़ सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, उसको क्या होगा, वो नुकसान देगा हमारा एनवायरनमेंट को, है ना। तो एनवायरनमेंट को नुकसान देगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, पूरे अर्थ पे समस्या बढ़ता जाएगा। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैं व्हाट्सएप पे एक चीज़ देख रहा था, कहीं पर मैसेज पढ़ रहा था कि देखिए इंसान ने इतना ज़्यादा प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर का यूज किया है कि जो सिंथेटिक फाइबर के कारण पूरा अर्थ धीरे धीरे ढकता जा रहा है। लेकिन देखिए पिछले साल जो कोविड-19 आया है, एक ऐसा वायरस जो वापस से पूरे प्लास्टिक को, उसी प्लास्टिक को इंसान को ढकने का काम कर रहा है ना। तो बोल रहा उसमें एक और बात लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं ये नेचर का मतलब रिएक्शन है ना। बट ऐसा नहीं है। हम लोग को देखिए जो नेचर हमारे लिए भोजन अवेलेबल करवाता है, धरती पर रहने के लिए घर अवेलेबल करवाता है ना, तो वो नेचर को भी बचाना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक के बिना तो ज़िंदगी नहीं चलता है, लेकिन ये तो है ना, हम प्लास्टिक को जितना हो सके उतना कम यूज कर सकते हैं, है ना, फालतू का नहीं यूज करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए द बेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आपको बता दिए क्यों नहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि सड़ता नहीं है, गलता नहीं है ना, और एक डिकम्पोज नहीं होता है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेज पॉइजनस गैसेस। जब हम इसको जलाते हैं तो प्लास्टिक क्या करता है, पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स से मिलकर बना होता है। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक्स ईयर टू डिजेनरेट, है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बता रहे थे, जो 15 रुपये या 20 रुपये वाला जो पानी का बोतल मिलता है प्लास्टिक का, मालूम है, उसको आप ज़मीन के अंदर जब गाड़ दीजिएगा तो कम से कम 200 साल लगेगा उसको डिजेनरेट होने में। साथ ही साथ अगर जिस बोतल को आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला जो बोतल आप ले जाते हैं, थोड़ा थिक होता है प्लास्टिक का, जो आप स्कूल बैग में ले जाते हैं पानी पीने के लिए, स्कूल ले जाते हैं या फिर घूमने फिरने जाते हैं तो कहीं ले जाते हैं, उससे जानते हैं कम से कम डिजेनरेट होने में हज़ारों साल तो भी लग सकता है। तो सोचिए कितना मुश्किल है। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल है, वो अगर डेड हो गया तो उसको जब मिट्टी में डाल देते हैं तो मैक्सिमम मतलब कुछ महीनों में ही वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होकर हमारे अर्थ में मिक्स हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो प्लास्टिक है वो देखिए 100 ऑफ ईयर से लेकर 1000 ऑफ ईयर वो लेता है डिजेनरेट होने में, तो खतरनाक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, है ना। क्यों? क्योंकि सड़ता गलता नहीं है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल का हिंदी मतलब क्या होता है, अजैविक प्राकृतिक का, है ना। वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स इन सच ए मैनर दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटीज एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हजार्ड फॉर देयर लिविंग कम्युनिटीज, है ना। देखिए अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आया था कि एक ब्लू व्हेल को कहीं दूसरी कंट्रीज में पकड़ा गया था, ठीक है, और उसका जब डेथ हो गया था, जब समुद्र पे उसको कुछ लोग हैं जब उसका पेट को फाड़े तो देखते हैं उसके बॉडीज़ के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक है। आप टाउन के अंदर भी देखते होंगे जो बहुत सारा जो गौ माता होती है जो प्लास्टिक भी खाते रहती है ना, और उन प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं होता, उनके बॉडी से बाहर भी नहीं निकलता है, तो वो उनके बॉडी में क्या होता है, उनके स्टोमक में वो इकट्ठा होते जाता है और फाइनली कभी न कभी उनका डेथ हो जाता है। तो ये चीज़ को जो हजारडस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आसपास हमारे अर्थ पे रहने वाला जो एनिमल्स है उसके लिए परेशानी बनते जा रहा है, चाहे अर्थ पे रहे चाहे लैंड पे रहे या फिर मतलब वाटर के अंदर। तो इसे कौन डिकम्पोज करेगा, हम लोग करेंगे, है ना। अभी देखिए एक रिसर्च में सामने आया है कि प्लास्टिक का अगर ग्लास है उसके अंदर जब हम लोग गर्म चाय या गर्म पानी पीते हैं तो कम से कम 200 माइक्रोग्राम जो है आपका मतलब प्लास्टिक्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, या
सोचिए मतलब प्लास्टिक हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए ये हम लोग के लिए भी खतरनाक है ना। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए खास करके खाने पीने का जो भी सामान रखने के लिए या जिसमें खाते हैं वो प्लास्टिक का बना ना हो। देखिए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो आपका कुछ ऊपर में सिंथेटिक फाइबर्स बताए थे उसके बारे में थोड़ा विशेष जान लेते हैं ना। जैसे रेयन, इट मेड फ्रॉम द सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, है ना। इट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स, कार, अपहोल्स्ट्री etc। देखिए रेन जो है वो कहाँ से आता है, वुड का पल्प जो होता है ना, लकड़ी का जो बुरादा आप बोलते हैं सीधा सीधा, जैसे जहाँ पे लकड़ी का फर्नीचर बनाने का, लकड़ी को जो फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका वहाँ पे जो आपको पाउडर कुछ कुछ निकल कर आता है, तो उसके पल्प को यूज करके रेन बनाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, नायलॉन, अ पॉलीअमाइड मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम्स। तो देखिए पेट्रोलियम से क्या बनता है, पॉलीअमाइड, एंड इट इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। द फैब्रिक अलाउज easy evaporations and dries quickly. It is used in parachute, flag vest and combat uniforms, टायर्स etc। देखिए नायलॉन जो है वो किससे बनता है, पेट्रोकेमिकल से पॉलीअमाइड निकलता है और उस पॉलीअमाइड को यूज करके नायलॉन बनाते हैं। ये बहुत ही हल्का होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन भी, है ना, और टिकाऊ भी होता है। तो देखिए इसका जो फैब्रिक होता है वो क्या करता है, इसके फैब्रिक्स में ये क्षमता होता है कि वो आपका वाटर को बहुत जल्दी इवेपोरेट कर दे, है ना, आसानी से वाष्प बनाकर हवा में उड़ा दे, और उसको हवा में उड़ जाएगा वाष्प बनकर, जब वाटर उसके अंदर से, तो सोचिए वो सूख जाएगा ना, तो जल्दी सूख जाता है। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, पैराशूट में यूज किया जाता है, और सैनिक का जो यूनिफॉर्म होता है सोल्जर का, उसके लिए यूज किया जाता है नायलॉन। देखिए नायलॉन जो वर्ड है ना, ये 2 टाउन्स के नाम से लिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कौन सा टाउन से लिया गया है। N22 होता है न्यूयॉर्क, है ना, और LON से होता है लंदन, है ना। तो जो नायलॉन है वो 2 अलग अलग शहरों के नाम से मिलकर बना है, नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन, है ना। आगे क्लास में पढ़िएगा। नायलॉन 2 टाइप का होता है, एक होता है नायलॉन 6 और दूसरा होता है नायलॉन 66, है ना। वो जानने का भी जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि नायलॉन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नायलॉन 6 और दूसरा होता है नायलॉन 66। आगे देखिए यहाँ पे है पॉलिस्टर, है ना। पॉलिस्टर किसको बोलते हैं, अ वर्सटाइल एंड इम्पॉर्टेंट मैन मेड फैब्रिक। इट हैज़ एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिस्टिंग wrinkle and springing back into its crisp, a smooth shape. It is strong and soft. It is used in dresses, suit, rain wear etc। देखिए पॉलिस्टर इज अ वास्ट यूजेबल फैब्रिक्स, है ना। आपको याद है, आप लोग हो सकता है वो पिक्चर नहीं देखे होंगे, है ना। एक गुरु करके फिल्म है अभिषेक बच्चन का, जिसमें बोला जाता है कि अभिषेक बच्चन, है ना, जो धीरू भाई अंबानी का रोल किए हैं। धीरू भाई अंबानी कौन थे वो आपको बताने की जरूरत नहीं, शायद आप जानते होंगे, मुकेश अंबानी का पिताजी, है ना, जो आज भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उनका पिताजी का नाम था धीरू भाई अंबानी। तो 2007 में फिल्म आई थी गुरु, और गुरु में जो हीरो थे वो थे आपका अभिषेक बच्चन, और उनकी पत्नी जो ऐश्वर्या राय है वो हीरोइन थे, और उस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन की पत्नी का रोल किए थे। तो गुरु फिल्म में वो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाते हैं कि उनका लाइफ कैसे ग्रोथ करता है, और उनके उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। तो देखिए उसमें एक बताया जाता है कि उन्होंने एक लाइन का यूज किया है, बोलते हैं कि भारत के लोग बहुत ही गरीब हैं, और वो हर आदमी सूती का कपड़ा, कॉटन क्लॉथ्स नहीं खरीद सकता अपना शरीर को ढकने के लिए। आज हमने पूरे इंडिया को सस्ता कपड़ा पहनाया है ना। वो पॉलिस्टर अगर नहीं होता तो पूरा इंडिया के ऊपर मतलब कपड़ा इतना नहीं पहनता, है ना। तो देखिए इसका मतलब आप सोचिए कि पॉलिस्टर जो है ना हमारे क्लॉथ के इंडस्ट्री में आपका एक रिवोल्यूशन लेकर आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि चीप एंड बहुत ही, अगर कॉटन क्लॉथ्स के रिस्पेक्ट में पॉलिस्टर क्लॉथ्स का बात करते हैं तो बहुत ही सस्ता होता है। दूसरा ड्यूरेबल भी होता है, जितना भी पॉलीमर है आप उसमें 2-3 बात जरूर ऐड कीजिएगा अगर एग्जाम में लिखेगा तो, है ना। ड्यूरेबल होता है, लाइट होता है और चीप होता है, चीप इन कॉस्ट होता है ना, तो सस्ता था। देखिए और इंडिया के लोग बहुत गरीब थे, है ना। गांधी जी के बारे में तो जानते होंगे, गांधी जी सिर्फ एक ही धोती इसलिए पहनते थे कि उन्होंने बोला था कि इंडिया के लोगों को बदन पे पूरा कपड़ा नहीं है, तो हमें भी पूरा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। हम पूरा कपड़ा उसी दिन पहनेंगे जब भारत के सब आदमी के बदन पे पूरा कपड़ा होगा, है ना।
तो सोचिए उस टाइम में पॉलिस्टर ने एक रिवोल्यूशन लेकर आया कि सभी आदमी को सस्ते कपड़ा मुहैया करवाया, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी भी कपड़ा थोड़ा ढंग का पहन सके, है ना। तो इसीलिए सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिस्टर। इसीलिए बोला गया है कि पॉलिस्टर इज ए वर्सटाइल एंड इम्पोर्टेंट मैन मेड फैब्रिक, है ना, क्योंकि इसने कपड़ा के इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आया। आगे बोलता है कि देखिए रेसिस्ट ब्रिंकल्स होता है। रेसिस्ट ब्रिंकल्स मतलब क्या होता है, देखिए सूती का कपड़ा जब हम लोग पहनते हैं तो मुड़ जाता है, जिसको हम लोग एकदम ठेठ मगही बिहार के लोग समझते होंगे इसको, जिसको बोलते हैं मचरा गया है कपड़ा, है ना, मतलब मुड़ गया है, तो उसमें निशान बन जाता है ना। लेकिन जो आपका पॉलिस्टर का कपड़ा होता है उसमें निशान नहीं बनता, है ना, स्मूथ शेप होता है, मतलब चिकना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है। इसीलिए ड्रेस में, सूट में, रेन बियर में यूज किया जाता है। अगला था एक्राइलिक। एक्राइलिक देखिए फाइबर सिमिलर टू दैट ऑफ वुड एंड is used to make a sweater, blankets, shawls, etc. It is lightweight and soft and warm. Also, it is cheaper than natural wood. It is resistant to chemicals and moths and sunlight. Therefore, they are widely in use nowadays. देखिए एक्राइलिक नाइट्राइल्स का यूज करके हम लोग जो पॉलीमर बनाते हैं या सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं, एक तरीका का ऊनी के जैसा ही होता है ना। तो इससे स्वेटर बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, शाल बनाते हैं, मतलब खास करके जो ठंडा में हमको जो कपड़ा मिलता है, ठीक है, ऊनी के जैसा, वो किससे बना रहता है, एक्राइलिक नाइट्राइल से ही मिलकर बना रहता है। ये बहुत ही सस्ता होता है और किससे, नेचुरल वूल से, है ना। जो हमारे पास अंगूरा गॉट का जो ऊल होता है वो वर्ल्ड में बोला जाता है सबसे महंगा होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में एक्राइलिक नाइट्राइल से बना हुआ सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो ब्लैंकेट स्वेटर होता है बहुत ही सस्ता होता है, साल होता है, सस्ता होता है, इसलिए लोग इसको जम कर यूज करते हैं ना। इट इज़ रेसिस्टेंट टू केमिकल्स, मोथ एंड सनलाइट्स। तो देखिए मतलब उसमें भी ख़राब नहीं होता है। बार्डली जीन नॉर्ड आजकल लोग इसको जम कर यूज कर रहे हैं। आगे देखिए प्लास्टिक्स, है ना, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स plastics is also a polymer. Some plastics have a linear arrangement of units and some have a cross-linked arrangement of units. Example polythene, है ना। तो देखिए प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है। किसके जैसा, सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही प्लास्टिक जो है ना वो एक पॉलीमर होता है। बोला जाता है कि कुछ प्लास्टिक जो है जिसका अरेंजमेंट लीनियर होता है। देखिए बच्चों, ये दोस्तों, आप 12th के क्लास में एक चैप्टर का नाम ही है पॉलीमर, है ना, तो वहाँ पर आप पढ़िएगा कि ये 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका लीनियर प्लास्टिक्स या पॉलीमर बोलिए, है ना, एक होता है ब्रांच्ड पॉलीमर या प्लास्टिक, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक या फिर नेटवर्क प्लास्टिक बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड को, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिया है कि ये कैसा होता है, या तो लीनियर होता है या तो क्रॉस लिंक्ड होता है। जो क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन एक प्लास्टिक्स है ना, जिसका मोनोमर का नाम होता है इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना इसका मोनोमर, है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि देखिए पॉलीथीन है और इथीन इसका मोनोमर हुआ, इथीन का यूज करके हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है। बेकेलाइट एक होता है, जैसे हम लोग के घर में जो कुकर का हैंडल होता है जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो स्विच होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देखते हैं ना कितना भी गर्म हो जाता है तो बेकेलाइट ख़राब नहीं होता। तो ये जो प्लास्टिक होता है बेकेलाइट बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट होता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है बेकेलाइट प्लास्टिक का। जबकि पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन के अंदर किसका अरेंजमेंट होता है, आपका लीनियर अरेंजमेंट होता है ना। पॉलीथीन में एक इथीन है, उससे दूसरा इथीन जुड़ेगा, फिर तीसरा इथीन जुड़ेगा, फिर चौथा इथीन जुड़ेगा, और इसी तरह से जब बहुत सारा इथीन मिल जाएगा तो एक पॉलीथीन का निर्माण करेगा, है ना। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। पहला क्या हो गया, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉट इफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल, etc, है ना। किससे इफेक्ट नहीं होता है, वाटर से इफेक्ट नहीं होता है, एयर से इफेक्ट नहीं होता है, सॉइल से इफेक्ट नहीं होता है ना। दूसरा है लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। देखिए क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब पानी इसमें नहीं चिपकता है ना। दूसरा
हवा भी नहीं चिपकता, मिट्टी भी नहीं चिपकता है ना। आप बहुत सारा टाउन के अंदर देखे होंगे दुकान के आगे प्लास्टिक्स जो है ना वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स को लगा देते हैं ताकि वो धूल जो है या फिर सॉइल जो है एयर के साथ उनके दुकान में नहीं आ जाए और गंदगी नहीं करे, है ना। तो रेसिस्ट करने का काम करता है ना। नॉन रिएक्टिव होता है इसलिए चिपकता उससे नहीं। दूसरा बताएं हल्का भी होता है ना और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, सब पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुअर कंडक्टर होता है। डू नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द देम। देखिए हम लोग कुकर के पीछे जो बेकेलाइट जो बताएं आपका प्लास्टिक जो होता है उसको क्यों लगाते हैं कि वो गर्म नहीं हो। अगर हम लोग जो एल्यूमिनियम का जो रहता है कुकर वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो उसमें खाना बनाना मुश्किल, मतलब उसको टच करेंगे तो हाथ जल जाएगा ना। लेकिन जो ब्लैक कलर का होता है जो बेकेलाइट का बनाता है उसको टच करने पर हाथ नहीं जलता, तो वो यूजफुल हुआ ना हमारे, है ना। क्यों? क्योंकि ये देखिए जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी के स्विच में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उससे करंट नहीं पास करता है ना। तो देखिए क्या होता है जो आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट, देखिए सबसे खतरनाक प्लास्टिक का एनवायरनमेंट है, प्लास्टिक का इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे। नेचुरल मटेरियल लाइक वुड एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब होता है देखिए डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है जो टूट कर मिट्टी में मिल जाए, है ना, मतलब हमारे अर्थ में मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट मोस्ट प्लास्टिक्स डू नॉट डिके देयरफॉर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब लगभग जो प्लास्टिक है वो क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मिट्टी में नहीं मिलता, है ना। आपको बताएं द लाइट वेट नेचर ऑफ प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम्स। देखिए हल्का होने के कारण क्या होता है प्लास्टिक्स, देखिए अगर समुद्र में चला जाए वाटर बॉडीज के द्वारा हम लोग प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं ड्रेनेज सिस्टम में नाला में फेंक देते हैं। ड्रेनेज से कहाँ चला जाता है, रिवर में चला जाता है, नदी में चला जाता है, और नदी से कहाँ चला जाता है ओशन में, और ओशन में चला जाता है तो फ्लोट करते रहता है, मतलब उसके ऊपर तैरते रहता है ना, एक अंबार के जैसा दिखाई देता है, मतलब डूबता भी नहीं है। तो ये भी दिक्कत है। फिर देखिए बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो रिलीज पॉइजनस पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर। जब प्लास्टिक उसको जलाते हैं तो एक खतरनाक गैस प्रोड्यूस करता है जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारा ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करने का काम करता है। तो देखिए ये भी खतरनाक है कि हम इसको जला भी नहीं सकते हैं। दिस में प्लास्टिक्स पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इसलिए प्लास्टिक्स क्या है हम लोग को पॉल्यूट कर रहा है पूरे एनवायरनमेंट को। तो इसके लिए बोला जाता है कि हाउ कैन बी मैनेज प्लास्टिक्स, देयर इज ए 3 R's, है ना। प्लास्टिक्स को मैनेज करने का 3 तरीका होता है। आपको क्लास 6 में बताए थे, याद होगा आपको, है ना। पहला था क्या रिसाइकिल, दूसरा रीयूज, है ना, और तीसरा रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं ना। मतलब रिसाइकिल मतलब प्लास्टिक्स को दोबारा यूज कीजिए, है ना, मतलब कंपनी में भेज दीजिए, वहाँ से फिर नया प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, तो रिसाइकलिंग हुआ। दूसरा रीयूज मतलब एक ही प्लास्टिक्स को हम कई बार कई कामों में यूज कर सकते हैं, तो वो हुआ रीयूज। और तीसरा हुआ रिड्यूस, मतलब है ना जहाँ पर हमको एक प्लास्टिक से काम चल सकता है वहाँ पर 4 लेने का क्या ज़रूरत है, या फिर जहाँ पर 4 प्लास्टिक्स का ज़रूरत है वहाँ पर अगर हम एक प्लास्टिक से काम कर रहे हैं तो वो रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश कीजिए इसको पढ़ने के बाद अब एक बार अपना NCERT बुक खोलकर रिवीजन कर लीजिए, है ना, आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।